इसमें एक एक पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे कि बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है। अगर गलत फॉर्म भी आप फिल कर देते हैं जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाए, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझना है और डिटेल्स में बिल्कुल सही सही फिल करना है। तो इस साल का ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। कभी भी ये फॉर्म भरेंगे ना तो इस फॉर्म में आप डिटेल्स देख लीजिए, ठीक इसी तरीके से आपको डिटेल फिल करना है। यदि आप अपने पीएफ खाते से पैसा विड्रॉल करने वाले हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने वाले हैं और आपके पीएफ पासबुक में 50,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट है और आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, तो इस केस में आपको पीएफ विड्रॉल करते समय फॉर्म नंबर 15H अपलोड करना होता है फिल करके। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कभी भी सेटल नहीं होगा। और अगर सेटल हो भी जाता है तो पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपको पैसा कट करके मिलेगा। जैसे कि काफी लोगों के कंप्लेंट होते हैं कि मेरा जो पैसा है वो कम आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये फॉर्म है। आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर 15H और इसे हम डिटेल्स में फिल करके जानेंगे, भरेंगे। इसमें एक एक पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे कि बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है। अगर गलत फॉर्म भी आप फिल कर देते हैं तो हो सकता है, मैक्सिमम चांस है कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाए या फिर काफी दिनों तक होल्ड रहे। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझना है और डिटेल्स में बिल्कुल सही सही फिल करना है। तो देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको पहले से ही फिल कर रखा है। देखिए फॉर्म नंबर 15H यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका यहाँ पार्ट 1, ये दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपको पार्ट 1 ही फिल करना है, पार्ट 2 को नहीं फिल करना है। देखिए एज ए ब्लैंक रखना है। अब देखिए पार्ट 1 में आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करना है और क्यों फिल करना है वो सारा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एसएससी का नेम आ रहा है। देखिए एसएससी नेम यानी कि डिक्लेरेंट। तो डिक्लेरेंट का नेम का मतलब जो जिसका भी आप पीएफ विड्रॉल करने वाले हो उन पर्सन का यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है। जैसे कि मैंने इधर चंदन सिंह लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर आप लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम आप प्रयास कीजिए कि उन व्यक्ति का आप यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड नंबर ही एंटर कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिल कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले डेट लिखना है, उसके बाद से मंथ लिखना है और उसके बाद से यहाँ पे ईयर लिखना है। ये दिया हुआ है पहले से, तो आपको यहाँ पे लिख लेना। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 तारीख 7 का महीना और 1962 लिख लिया है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर आपको फिल करते समय आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको बड़े ही ध्यान से फिल करना है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैंने इधर 2024-2025 लिख दिया है तो आप अभी लिख लो। देखिए अगर आप फिल कर रहे हैं फॉर्म तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि ये जो हमने 2024-2025 लिखा है वो क्यों लिखा है, सही है या नहीं है। हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी में इधर गलत भी लिख दूं, तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट पे मैं समझाने के लिए बना दिया है। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जिससे कि अगर आपको पता है फाइनेंशियल ईयर के बारे में तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर के बारे में अगर नहीं पता है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए मान के चलते हैं कि आज 10 अप्रैल 2024 है और आज के डेट में ये फॉर्म हम फिल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइप के ईयर आएंगे। एक तो कैलेंडर ईयर है, करेंट फाइनेंशियल ईयर है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर है। और इसमें से आप देखेंगे ना तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारे फॉर्म में मांगा है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर तो आप देख पा रहे हैं, असेसमेंट ईयर भी मांगा है। देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ भी जब डिक्लेरेशन आप करेंगे ना तो इधर भी पूछा जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, कब एंडिंग हो रहा है तो ये भी आपको फिल करना है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। असेसमेंट ईयर के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कैलेंडर ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर जो भी मान लीजिए 2024 से चल रहा है तो 1 तारीख को, 1 तारीख को भैया हम नया साल मनाते हैं धूमधाम से। भैया नया साल आ गया, तो नया साल आ गया का मतलब भैया जो साल है वो खत्म भी होगा कभी न कभी। 2023 खत्म हुआ था तब जाके 2024 आया था। ठीक इसी तरीके से आपका 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है आपका ईयर और जो 31 दिसंबर 2024 को ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो नॉर्मल कैलेंडर में हम यूज करते हैं। अकाउंटिंग में आपको 3 टाइप के ईयर और देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब ये क्या होते हैं थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना
तो अकाउंटिंग में जो ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ नॉर्मल कैलेंडर में हमने देखा है कि जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म होता है। तो देखिए 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है जो कि 2024 है, तो इसलिए 2024, और ये 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सेम आपका प्रीवियस ईयर भी होता है, प्रीवियस ईयर भी फाइनेंशियल ईयर के बराबर ही होता है। देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है 2024 से और 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। लेकिन जो असेसमेंट ईयर है थोड़ा सा अलग है। असेसमेंट ईयर में क्या होता है, 1 साल बाद का होता है। अगर आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 2024-2025 है तो आपका असेसमेंट ईयर 2025-2026 होगा। अब यहीं पे अगर आपका 2025-2026 आपका प्रीवियस ईयर रहेगा तो 1 साल बाद यानी कि 2026-2027 यहाँ पे असेसमेंट ईयर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में 1 साल का डिफरेंट क्यों होता है, मैं एक रफ एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कि ये अप्रैल महीना चल रहा है और अगर आपने मार्च महीने में जितने भी अर्निंग सोर्स से आपका ये अर्निंग हुआ है वो अप्रैल में आपको रिसीव होने वाला है, यानी कि पिछले महीने का जो अर्निंग है पूरा हिसाब किताब कर करके 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में जितनी अर्निंग हुई है वो आपको अप्रैल महीने में किसी भी डेट को मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी होता है कि जो प्रीवियस ईयर होता है ना, इस प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में जितनी भी आपकी अर्निंग हुई है उसमें जो भी टैक्स वगैरह बनता है वो सारा चीज़ का असेसमेंट आपका 1 साल बाद यानी कि 2025-2026 में होगा। तो इसलिए असेसमेंट ईयर में 1 साल बाद का होता है। अब आपके केस में आप जब भी फील कर रहे हो ठीक इसी तरीके से ये नंबर को चेंज कर सकते हो। हालांकि हर साल मैं वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ, नया वीडियो लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो। तो इस साल का ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। आप देख सकते हैं कि इस साल में आप 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में कभी भी ये फॉर्म भरेंगे ना तो इस फॉर्म में आप डिटेल्स देख लीजिए। ठीक इसी तरीके से आपको डिटेल फिल करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस ईयर हमने समझ लिया है कि ये 2024-2025 क्यों लिखा है। अब उसके बाद से यहाँ पे 5 नंबर से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर तक आपका डिटेल्स आएगा, एड्रेस आएगा जो कि आपके आधार कार्ड के हिसाब से फिल कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए इधर फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर दिया है, जो भी है आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से लिख दीजिए। यहाँ पे हमने विंग ए लिख दिया है और उसके बाद से यहाँ पे नेम ऑफ प्रीमिसेस यानी कोई बिल्डिंग में आप रहते हो उसका नाम है कुछ तो वो आपको फिल कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कल्पवन लिख लिया है। काफ़ी सारे नाम होते हैं, रॉयल हाइट्स होता है, कर्मयोगी होता है, आगमन सिटी होता है, जो भी है आपके केस में वही यहाँ पे लिख लेना है। सिल्वर हाइट्स होता है। तो अभी यहाँ पे मैंने कल्पवन केवल एग्जाम्पल में लिख लिया है। उसके बाद से यहाँ पे आपको रोड, स्ट्रीट, लेन लिख लेना है जो भी आपके केस में आता है। यहाँ पे हमने गोंडल रोड लिख लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे एरिया, लोकेलिटी आपको लिख लेना है जो भी है। हमने राजकोट लिख लिया है। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो लिख लीजिए। यहाँ पे राजकोट हमने लिख लिया है और स्टेट आपको फिल कर लेना है। हमने यहाँ पे गुजरात लिख लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे पिन कोड आपने लिख लिया। देखिए 12-20-50 आपके केस में जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ पे लिखना है और आपका ईमेल आईडी यहाँ पे लिख लेना है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जैसे ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ लोग कमेंट्स होंगे कि भैया हम यहाँ पे हमारे पास कोई 6 नंबर का ऑप्शन में कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। 1-2 ऑप्शन आप इसमें से खाली डैश करके छोड़ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर लिख लेना है। देखिए टेलीफोन नंबर लिखेंगे तो आपको एसटीडी कोड भी लिखना पड़ेगा और मोबाइल नंबर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। हमने यहाँ पे देखिए 9 से लेकर के 0 तक उल्टी गिनती लिख लिया। ये कोई किसी का मोबाइल नंबर नहीं है और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल सही से अपना मोबाइल नंबर लिखना है क्योंकि हम यहाँ पे डेमो फिल कर रहे हैं इसलिए हम बिल्कुल सही से डिटेल्स फिल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 नंबर में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कुछ टैक्स वगैरह फिल किया है कभी भी। तो अभी अगर टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, आईटीआर फिल किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नहीं फिल किया है तो आपको यहाँ पे ये टिक नो पे कर देना है। देखिए यहाँ पे नो पे कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल में इन्होंने किया है तो ये यस कर देंगे। और अगर आपने यहाँ पे फिल किया है तो किस असेसमेंट ईयर में फिल किया है, तो अभी करेंट में 2024-2025 चल रहा है। अगर आपने इस ईयर में नहीं फिल किया है, इससे पहले कभी भी 1-2 साल पहले किया था तो वो साल का यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए अभी इस ईयर के हिसाब से अगर आपने फिल किया तो 2024-2025 लिख लेंगे और आपने फिल ही नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नो कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है और यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर दीजिए। ये आपको फिल ही नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके बाद से आपको 15 नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 15 नंबर के ऑप्शन में आपको पूछा जा रहा है कि क्या इनकम, कितना इनकम आने वाला है, एस्टिमेटेड इनकम पूछा जा रहा है।
जो कि पीएफ के पैसे से निकलने वाला है, यानी कि पीएफ पासबुक में आपका एस्टिमेटेड कितना पैसा बनता है। अब एस्टिमेटेड कहने का मतलब ये है कि भैया जो देखिए इसमें पेंशन का पैसा तो आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है, पेंशन के पैसे को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, केवल और केवल इम्प्लॉय शेयर और इम्प्लॉयर शेयर का जो पीएफ का पैसा है ना उसको ही कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद अब अगर इनके केस में देखिए 1,65,000 रुपये है, हमने मान लिया है, तो हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भैया हमको जो पता ही है, हमने जोड़ ही लिया है कितना है, तो एस्टिमेटेड क्यों लिखा है। तो देखिए उसमें आपका ब्याज भी होता है, इंटरेस्ट का पैसा भी होता है, जब पैसा निकालते हैं ना तो उससे ज़्यादा भी पैसा आपको मिलता है। तो आपको नहीं पता है कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में कितना होने वाला है, पीएफ डिपार्टमेंट कितना देने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम लिखा हुआ है। तो आपको 5-10 हज़ार रुपये का कोई हेर फेर होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पे लिख लेना है कि अभी कितना आपके पीएफ खाते में पड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब उसके बाद से 16 नंबर का जो ऑप्शन है बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए 16 नंबर के ऑप्शन में पूछा जा रहा है 2 टाइप का इनकम आपको देना है। एक तो ये वाली जो आने वाला है पैसा आपका 1,65,000, उसके बाद आपके ये जो भी ईयर है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये प्रीवियस ईयर जो चल रहा है ना, इसमें आपकी कोई अर्निंग होने वाली है तो भैया एस्टिमेटेड अर्निंग कितनी होने वाली है, आपको ये एस्टिमेटेड इनकम भी आपको यहाँ पे जोड़ करके लिखना है। तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं एक एक्सेल शीट पे ही मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। तो मान लीजिए कि इनके केस में देखिए मैं सब डिलीट कर देता हूँ और आपके सामने फिल करके दिखा देता हूँ। देखिए 1,65,000 रुपये आने वाला है इनका, आपके केस में जितना आने वाला है वो लिख लीजिए कितना पैसा आने वाला है। तो देखिए टोटल अर्निंग इनकी होगी 1,65,000 रुपये। अब इसके अलावा अगर कोई इनकी इनकम आने वाली है, मान लीजिए 4,000 रुपये कोई इनकम आने वाली है, 4,000 इसमें जोड़ लेना है। अब उसके बाद से मान लीजिए बैंक का इंटरेस्ट इनका 40,000 रुपये के आसपास आने वाला है, तो ये हमने लिख लिया है, तो ये भी जोड़ लेना है। अदर कोई इनकम आपका आने वाला है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके केस में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये चलो अदर इनकम भी लिख लिया है। अब इनके केस में 2,10,000 रुपये हो गया है, इसके ज़्यादा भी हो सकता है, तो भैया ज़्यादा आपको फिल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2,10,000 रुपये इनका होता है, सब जोड़ लिया हमने, यानी कि आपका पीएफ अमाउंट जो भी अर्निंग होने वाली है, एस्टिमेटेड इनकम, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे ये फिल करना है। अब उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 17 नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो भी फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर है, जो अभी अभी चालू हुआ है, इसमें आपने कोई और 15H फॉर्म फिल किया है। तो अगर फिल किया है तो आपको उसका डिटेल दे देना है, कितना फॉर्म आपने फिल किया है, कितने अमाउंट के लिए फिल किया है। तो भैया अभी तो ये ईयर स्टार्ट ही हुआ है और हमने केवल पीएफ के लिए ही भर रहे हैं, पहला फॉर्म भर रहे हैं, तो हम यहाँ पे NA कर देंगे। उसके बाद से 18 नंबर में आपको आ जाना है। देखिए 18 नंबर में आपको फिल करना है, सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर 1 फिल कर देंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है, जिससे कि आपका ये पैसा आने वाला है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है या अकाउंट नंबर जो भी है, किससे आपका पैसा आ रहा है। तो भैया हमारा तो यूएन नंबर होता है, यूएन नंबर से हम पैसा निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे UAN लिख दिया है और यूएन का जो नंबर होता है वो यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद से यहाँ पे आपको नेचर ऑफ इनकम पूछा जा रहा है कि किस टाइप का ये नेचर इनकम होने वाला है आपका। तो भैया हमारा पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, इस वजह से हमारा ये पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे हम पीएफ विड्रॉल लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सेक्शन पूछा जा रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत ये आता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे 192A आएगा। ये इनकम टैक्स के सेक्शंस होते हैं। अगर आपको सेक्शंस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो मैं इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप पीएफ विड्रॉल कर रहे हो तो आप सभी के लिए यहाँ पे 192A ही लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे अमाउंट आपको फिल करना है। अमाउंट में देखिए 1,65,000 रुपये आपको फिल करना है। कौन सा अमाउंट हमने फिल किया, ये जो पीएफ का पैसा निकलने वाला है, जो पीएफ के पासबुक में आपका है, तो वो पैसा ही यहाँ पे लिखना है, टोटल पैसा नहीं लिखना है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे की साइड आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है, यानी कि जो इम्प्लॉई है जिसका पीएफ आप निकाल रहे हो उसका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए डिक्लेयर आपको करना है, डिक्लेरेशन में आपको ये पर्सन का नाम लिख लेना है, इसी पर्सन का। देखिए ये जो पर्सन है जिनका आप पैसा निकाल रहे हो, देखिए चंदन सिंह यहाँ लिखा है, यहाँ भी हम चंदन सिंह लिख लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रीवियस कब खत्म होगा। तो भैया बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में हमने समझा है कि ये जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो कब खत्म होने वाला है। तो देखिए उसके हिसाब से 31 मार्च यानी कि तीसरा महीना 2025 को खत्म हो जाएगा, तो हमने लिख लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे असेसमेंट ईयर के बारे में हमने काफी ज्यादा डिटेल्स में समझा है, तो अब यहाँ पे डाउट तो करना ही नहीं है। हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 2025-2026 है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्लेस लिख लेना है। देखिए प्लेस जहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं,
अपना प्लेस लिख लीजिए और उसके बाद से डेट आप फिल कर लीजिए। अभी चूंकि हम 10 तारीख को फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमने 10 अप्रैल 2024 लिख लिया है। अगर आप कभी भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको वो डेट ही यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। एक चीज और है कि यहाँ पे काफी लोग डेट इसलिए भी नहीं लिखते हैं कि भैया मेरा पीएफ का पैसा है, विड्रॉल करने के लिए जो क्लेम करूंगा वो आज हो पाएगा कि नहीं होगा, कब की डेट डालूं। तो देखिए आज आप फॉर्म भर रहे हैं तो आज डेट की डेट डाल दीजिए। भले ही पीएफ की वेबसाइट पे तो एरर चलता है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, या फिर किसी और रीजन की वजह से आप 2-4-10 दिन बाद फॉर्म फिल करने वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आज का डेट डाल दीजिए और पीएफ का क्लेम कर दीजिए, कभी भी आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि जैसा हमने काफी ज्यादा डिटेल्स में समझा है कि क्या आपको फील करना है और क्यों फील करना है, ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरी तरीके से कि हमने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो बिल्कुल सही फिल किया है। उसके बाद से चूंकि आपने ये फॉर्म फिल कर लिया है तो देखिए यहाँ पे आपको इसे करना है प्रिंट आउट। अगर आप इसे कंप्यूटर से फिल कर रहे हैं तो कंप्यूटर से भी फिल कर सकते हैं। आप इसे ब्लैंक फॉर्मेट, जैसे कि ये ब्लैंक फॉर्मेट है ना, इस ब्लैंक फॉर्मेट का प्रिंट आउट करके पेन से भरना चाहते हो तो पेन से भी भर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से फिल करना है। उसके बाद से इसे अपने मोबाइल फोन से ही स्कैन करके या फिर फोटो खींच के पीडीएफ बना लेना है और वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है किस तरीके से आप अपने मोबाइल का यूज करके इसका आप पीडीएफ बनाओगे, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब हालांकि ये जो फॉर्म हमने फिल किया है वो 15H फिल किया है और 15H उन लोगों को फिल करना होता है जिनका एज 60 साल या उससे ज्यादा का है। अगर आप पीएफ विड्रॉल कर रहे हो और आपकी एज 60 साल पूरी नहीं हुई है तो इसके लिए आपके लिए फॉर्म नंबर 15G होता है। 15G आपको फिल करना होता है, बिल्कुल कॉमन ही फॉर्मेट होता है। किस तरीके से फिल करते हैं उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। और इस फॉर्म का लिंक भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैं कवर नहीं कर पाया वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।